ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मुलाकात आपसे हो रही है कैमरे की स्क्रीन के थ्रू और लेक्चर नंबर 49 है जी आज। और इरादा तो यही था भाई कि आज हमारी क्लास होगी, फ़िज़िकल क्लास होगी और सैटरडे हमारा जो है वो ऑनलाइन होगा। तो हम सैटरडे को इंशाल्लाह जो है वो इम्पेयरमेंट के एमसीक्यूज़ कर लेंगे और आज हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू कर लेंगे अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस। तो कहानी में ट्विस्ट है मेरे भाई। ट्विस्ट ये है कि आज भी ऑफ हो चुका है लेकिन मेरा ऑफ नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आपको IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के एमसीक्यूज़ करा देता हूँ और कल इंशाल्लाह IAS 23 जो हमने सवाल मैंने आपको दिए हुए थे उसकी बात कर लेंगे। और फिर अब ज़ाहिरी बात है यार, ये तो चलता ही रहना है। तो कोशिश करेंगे कि जितना काम पुराने वाला नया ना हो वीक इन दिनों में तो किया जाए, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ भी सकती है। अब हो सकता है कि कल सैटरडे को मैं आपको बोरिंग कॉस्ट के सवाल तो करा दूं, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी थोड़ा बहुत बात कर लें उसमें। तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे ये है कि भाई लेक्चर ज़रूर देख कर आइएगा, वरना फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। और इतने ऑफ्स, एक आधा ऑफ तो चले अफोर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा ऑफ्स जो है वो अफोर्ड नहीं हो पाते। आइए जी, पेज नंबर 355 पे IAS 36 के हम MCQs करते हैं। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41 कहता है जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ असेसिंग वेदर देयर इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। कहता है भाईजान इन दोनों ऑप्शन में से ये बता दें कि कौन से इंटरनल सोर्सेज ऑफ इम्पेयरमेंट हैं। तो एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू, अगर एसेट की कोई मार्केट वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी तो क्या ये एविडेंस है? बिल्कुल एविडेंस है। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, बिल्कुल एविडेंस है। एविडेंस दैट द एसेट इज़ डैमेज, बिल्कुल एविडेंस है। और एविडेंस दैट द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज़ वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये भी एविडेंस है। उसका सवाल ये नहीं है कि बता दो इसमें से कौन सा एविडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट है, बल्कि उसका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंटरनल सोर्सेज कौन से हैं, यानी जो कंपनी के अंदर होते हैं, सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, पूरी मार्केट या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होते। तो मेरे भाई इसमें जो पहला है मार्केट वैल्यू, इसका तो ताल्लुक मार्केट के साथ है, एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ है। इंटरेस्ट रेट्स, इसका ताल्लुक भी इंडस्ट्री के साथ, मार्केट के साथ है। लेकिन जो लिखा है ना, एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज, एविडेंस दैट द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये दोनों इंटरनल सोर्सेज हैं। ठीक है, क्योंकि एसेट डैमेज कंपनी के अंदर होता है, वो इंडस्ट्री वाइज नहीं होता। और एंटिटीज़ परफॉर्मेंस इज़ वर्स देन एक्सपेक्टेड, ये कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस है जो कि बुरी है, पूरी इंडस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आंसर देंगे C and D। ओके अहमद भाई, यार ये अब उनको ना कहें कि ये ग्लास ज़रा साफ दे दें। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है जी, अ प्लांट हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹3.3 मिलियन एज एट 31 दिसंबर 2021। प्लांट की कैरिंग अमाउंट है 3.3 मिलियन 31 दिसंबर 2021 पे। इट्स फेयर वैल्यू इज ₹2.4 मिलियन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड एट 0.1 मिलियन। Cash flows from the plant for the next 4 years are estimated at 0.7 million per annum. It will be disposed of at the end of the 4th year for ₹0.6 million. Applicable discount rate is 10% per annum. What is the approximate impairment loss on the plant to be recognized in the financial statements for the year ended 31 दिसंबर 21? तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने 31 दिसंबर 21 का इम्पेयरमेंट लॉस पूछा है हमसे, तो इसका मतलब है तमाम चीज़ों को 31 दिसंबर पे इकट्ठा करना पड़ेगा। हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या था, वो था कि हमें बुक वैल्यू चाहिए होती थी और इसमें से हम लेस करते थे रिकवरेबल अमाउंट। उस भाई ने बहुत शराफत से हमें बुक वैल्यू दे दी है, दैट इज़ 3.3। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। भैया फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू उसने दी हुई है 2.4, कॉस्ट टू सेल 0.1, तो मेरे ख्याल में ये बन गया 2.3 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट एंड नेक्स्ट 4 ईयर एस्टिमेटेड एट ₹0.7 मिलियन पर एनम। अगले साल जो कैश फ्लोज आने हैं वो 0.7 मिलियन पर एनम है और 4 साल के बाद ये 0.6 का डिस्पोज ऑफ होगा। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10%। तो ठीक है मेरे भाई, वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो 0.7 मिलियन पर एनम अगर आ रहा है तो पहले साल जो आ रहा है डिस्काउंट रेट है 10%, 1.1 -1 ये पहले साल का हो गया, फिर दूसरे साल का 1.1 - 2 हो गया, फिर ये तीसरे साल का हो गया और चौथे साल का ये हो गया।
और फिर जो डिस्पोजल प्रोसीड्स आ रहे हैं मेरे भाई 0.6 मिलियन के चौथे साल, उसको भी क्या करना पड़ेगा, 4 साल पीछे लाना पड़ेगा। लेकिन जी इस फैक्टर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस फैक्टर को सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू इन यूज़ आ जाएगी। दोनों में से जो हायर है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, माइनस कीजिएगा और अपना इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लीजिएगा। अब मेरे पास ना तो कोई नौजवान बैठा है यहाँ पे और ना ही मेरे पास कैलकुलेटर है साइंटिफिक के मैं इसको कैलकुलेट करूँ, लेकिन बहरहाल पता तो आपको लग गया कि करना क्या है। ओके मेरे भाई, चलिए जी। उसके बाद है जी सवाल नंबर 39। ओके जी, सवाल नंबर 39 के बारे में भाई फरमाते हैं, अ प्लांट हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख एज एट 31 दिसंबर 19, इट्स फेयर वैल्यू इज़ ₹9 लाख एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड एट 50,000। बुक वैल्यू भी दे दी गई, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दे दी गई। अ न्यू प्लांट वुड कॉस्ट ₹25 लाख, नया प्लांट जो है उसकी कॉस्ट 25 लाख है। कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट फॉर द नेक्स्ट 4 years आर एस्टिमेटेड एट ₹3.5 लाख पर एनम। Applicable discount rate is 10%. What is the approximate impairment loss on the plant to be recognized in the financial statements as at 31 दिसंबर 19? तो मेरे भाई क्या होगा, सेम यही सवाल है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। उसने 31 दिसंबर 19 पे आपसे इम्पेयरमेंट लॉस पूछ लिया है, आपके पास 31 दिसंबर की बुक वैल्यू है, आपके पास 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। नए प्लांट की कॉस्ट उसने ऐसे ही दे दी है, इसकी हमें ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि वो तो नया प्लांट है ना, वो मार्केट वैल्यू के तौर पे थोड़ी इस्तेमाल हो सकता है। और कैश फ्लो जो हर साल के हैं वो 3.5 लाख है, तो वो 3.5 लाख जो है वो आप यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट 10% है, तो आंसर आपका आ जाएगा। Which of the following future cash flow should not be included in the calculation of the value in use of an asset? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज ऑफ एन एसेट? तो इसमें से कौन से कैश फ्लो जो हैं वो हमें एसेट के जो फ्यूचर कैश फ्लोज हम निकाल रहे होते हैं वैल्यू न्यूज़ निकालने के लिए, वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल ये तो शामिल होते हैं, इनकम टैक्स पेमेंट भैया ये शामिल नहीं होते। कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस बाय द एसेट, कैश आउटफ्लोज ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एसेट। तो मेरे ख्याल में बी है, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स के हम कैश फ्लो शामिल नहीं करते, बाकी तो सब कैश फ्लो शामिल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, मौजें लगी हैं, आराम से कंबल में बैठ के कॉफ़ी पी के लेक्चर सुन रहे हैं। ज़िंदगी आपकी ऐसी लगी हुई है, पता नहीं सीए कहाँ से करने हैं। 37 क्यों अहमद भाई? ऐसे ही है ना यार, इन लोगों ने तो ज़िंदगी की सख्तियाँ झेली नहीं है, ऐसी लगी है, आराम से घर बैठे हैं, कानों में हैंड्स फ्री लगाया हुआ है, 2.5x पे लेक्चर सुन रहे हैं। लेक्चर होना है घंटे सवा घंटे का, वो भी इन्होंने 20 मिनट में टपा देना। उसके बाद फिर हाथ में कॉफ़ी पकड़ी होनी है इन लोगों ने। यार ऐसी सीए तो ऐसे हो वरना ना हो। यार सीए मैं दोबारा करना चाह रहा हूँ यार, पहली दफ़ा ना ये ऐशियाँ मुझे नहीं मिली। हम तो भाई किताबों के पीछे भागते रहते थे, किताब भी कहाँ होती थी, 4-4 5-5 किताबें पकड़ के तो एक हमारा सब्जेक्ट तैयार होता था। Anyways, which two of the following would be external indicators that one or more of an entity's asset may be impaired? इसमें से कौन से दो ऐसे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जो कि इस बात का सबूत देते हैं कि हो सकता है कि एसेट इम्पेयर हो गया हो? एन अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर एसेट। तो जाहिर बात है मार्केट वैल्यू का तो ताल्लुक ही मेरे भाई मार्केट के साथ है, तो क्या होगा? तो फिर जाहिर बात है ये एक्सटर्नल इंडिकेटर होगा। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलिसेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स, ऑब्सोलिसेंस तो इंटरनल होता है मेरे भाई। अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द वन और मोर एसेट्स, सर आपका एसेट की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है तो इसका मतलब है तो इंटरनल सोर्स है। एन इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स यूज्ड टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ द, जाहिर बात है भाई जितना ज़्यादा ये 10% इंटरेस्ट होगा उतनी छोटी वैल्यू आएगी ना, वैल्यू इन यूज उतनी कम होगी। तो बिल्कुल मेरे भैया यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 37 में जो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं वो हैं ए और डी, बी और सी दोनों इंटरनल है, तो ए और डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर, 10,000 रुपए जीत गए आप। क्वेश्चन 36, अंडर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर IAS 36 में फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट टू सेल हमें पता ही नहीं है, नहीं ये काम हम कर ही नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? क्या मतलब एसेट इम्पेयर ही नहीं होगा? इसका मतलब ये है कि एसेट इम्पेयर नहीं होगा? वो कहता है नहीं मेरे भाई, द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। मेरे ख्याल में तो यही है। The net realizable value is no, the carrying value of the asset remains the same, no। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? रिकवरेबल अमाउंट फिर वैल्यू इन यूज के बराबर हुई। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज है। दैट्स सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। सवाल नंबर 35,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सटर्नल इंडिकेटर दैट एन एसेट ऑफ एन एंटिटी में बी इम्पेयर्ड। यार ये मजाक कर रहा है आपके साथ, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि बता दो इसमें से कौन सा एक्सटर्नल इंडिकेटर है कि एसेट इम्पेयर हो गया है। इंक्रीज इन सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ एन एसेट। भाई ये इसमें ए है, सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट। अच्छा, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ एन एसेट में शायद आपके लिए एक नई बात है। असल में रिस्ट्रक्चरिंग होती है एक चीज़ को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक घर बनाया और वो घर आपको आपके ख्याल में ठीक नहीं बना हुआ, उसका नक्शा वगैरह ठीक नहीं बना हुआ, तो फिर आप उस घर को तोड़ के दोबारा बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर करना, एक चीज़ को दोबारा से नए सिरे से करना। तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फ्यूचर का प्लान है, आगे जाके हमने सोचा कि भाई मैं ये एसेट निकाल के तो ये वाले एसेट सारे ऐड कर दूंगा, इस एसेट की जगह वो एसेट ले आऊँगा, तो ये होता है जी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। इसको रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बोलते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज होता है, इंडस्ट्री वाइज नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है ये इंडस्ट्री वाइज नहीं होता, ये कंपनी वाइज होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। उसने एक्सटर्नल सोर्सेज एक्सटर्नल इंडिकेटर पूछा हुआ है, दैट इज ए। आ जाए जी 34 पे। व्हेन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू इज कैरिड आउट एन इम्पेयर्ड एसेट इज मेजर्ड एट। अगर इम्पेयरमेंट रिव्यू कैरी हो जाए तो एसेट किस पर मेजर होगा जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, कॉस्ट रिकवरेबल। भाईजान जब आपका एसेट इम्पेयरमेंट हो जाए तो फिर आपका एसेट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाता है ना, यही तो हमने पढ़ा हुआ है। आपको ये बात याद होगी कि हम क्या करते थे कि जब हमारे एसेट की इम्पेयरमेंट होती थी तो हम अपने एसेट को रिकवरेबल अमाउंट के बराबर ले आते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो 34 का आंसर है दैट इज रिकवरेबल अमाउंट। हमने अपने एसेट को रिकवरेबल अमाउंट के बराबर करना है। 33, Which of the following future cash flows should not be included in the calculation of value in use of an asset? वो कहता है कि इसमें से कौन सा फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैश फ्लोज ऑन मेंटेनिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, ऐसा कैश फ्लो जो कि एसेट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहीं सर ये तो हमने शामिल करना होता है, ये तो बात हमने पढ़ी हुई है। कैश फ्लोज ऑन एनहेंसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, सर ये बात जो है ना ये बात हमने नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि इसमें ये हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो अगर कोई भी कैश फ्लो एसेट की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए हम कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। फिर है जी कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, तो ठीक है ये तो रूटीन के कैश फ्लोज हैं। और कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द एसेट, असल में इन्हेंसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस की जो लॉजिक मेरे ख्याल में मुझे समझ आती है ना कि इसको क्यों शामिल नहीं करते, वो ये है कि आपकी जो बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ये लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन होना चाहिए। अगर आपकी बुक वैल्यू परफॉर्मेंस एनहेंस करने से पहले की है और वैल्यू इन यूज परफॉर्मेंस एनहेंस करने के बाद की है, तो सर आप तो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए फिर इसके अंदर वो शायद अवॉइड कर देते हैं कि जो एनहेंस करने की चीज़ें हैं ना वो आपने खर्चे शामिल नहीं करने, तो उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। ओके मेरे भाई, ओके मेरे भाई। सवाल नंबर 32। सर खैरियत है? टेंशन में लग रहे हैं? बेगम का फोन तो नहीं आया? अरे जो बेगम का फोन है अभी टेंशन बढ़ जाती है। शादी से पहले अब्बा जी का फोन है तो टेंशन बढ़ जाती है, शादी के बाद बेगम का फोन है टेंशन बढ़ जाती है। चले कोई नहीं, खैर है, दिस इज हाउ इट गोज। क्वेश्चन नंबर 32 में आप परेशान जिस तरह हुए थे ना, ये परेशानी ना मुझे महसूस की भी लग रही थी एकदम से। अच्छा खैर हो सही, अच्छा चले ओके। सर नाश्ता कर लिया आपने? यार केले केले कर लिया। सवाल नंबर 32, क्या नाश्ता किया आपने? यार लेवल हो गया अहमद भाई, कहाँ से मिलता है? अच्छा घर से करके है, ठीक है सर ज़बरदस्त हो गया। When calculating the सवाल नंबर 32, when calculating the estimates of future cash flows, which of the following cash flows should not be included? जब फ्यूचर कैश फ्लोज को एस्टिमेट कर रहे होंगे तो इसमें से कौन सा कैश फ्लो शामिल नहीं करना? कैश आउटफ्लोज ऑन द मेंटेनेंस, ये तो बात पढ़ ली। डिस्पोजल ये भी होंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्री, तो भाई सेल ऑफ इन्वेंट्री जो एसेट प्रोड्यूस करेगा वही तो शामिल करने होते हैं, वही तो हमारी सेल होती है। और बेनिफिट्स फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, और फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग के जो बेनिफिट्स होंगे ये हमने भी पढ़ लिया कि भाई इसका ताल्लुक तो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन फिर नहीं हो पाता, इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। तो 32 का आंसर है जी डी। 31 पे आ जाइए। इफ़ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फॉर एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड
देन रिकवरेबल अमाउंट इज, अगर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन नहीं कर सकते तो फिर रिकवरेबल अमाउंट क्या है, ये हमने पढ़ लिया था कि रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज़ के बराबर ही होती है, रिपीट हुआ है। सवाल नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज अ कॉस्ट टू सेल अंडर IS 36, वो कहता है कि इसमें से कौन सा जो है वो कॉस्ट टू सेल के तौर पे परमिटेड नहीं है IS 36 के अंदर। तो कॉस्ट टू डिसमेंटल मशीन ये है भाई, ऑक्शनल फीस, स्टैंडर्ड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मशीन। देखिए जो कॉस्ट टू सेल होती है ना, जो हम फेयर वैल्यू में से माइनस करते हैं, ये कॉस्ट टू सेल ना एसेट को बेचने के लिए इनकर होनी चाहिए, मतलब स्पेसिफिक उसकी वजह से होनी चाहिए। क्यों, अगर आप एसेट ना बेच रहे हो तो फिर वो कॉस्ट इनकर ना हो। असल में इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एसेट को बेचने पे ये कॉस्ट इनकर हो रही है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको कंसिडर करते हैं, और अगर एसेट को बेचने ना बेच रहे हो तो वो कॉस्ट इनकर नहीं होती, मतलब उसका ताल्लुक एसेट के बिकने के साथ होता है। अब अगर देखा जाए कॉस्ट टू डिसमेंटल मशीन, ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी एक मशीन लगी हुई है और आपने उसको बेचना है तो आप उसको उतारेंगे ही ना, तो आपकी वो कॉस्ट लगेगी, तो ये बेचने की वजह से है। ऑक्शनर फीस, ऑक्शनर होता है ये जो नीलाम करते हैं, ये जो लोग चीज़ें नीलाम करते हैं ना, उनकी कॉस्ट होती है, उनकी फ़ीस होती है। तो अगर आपने कोई भी एसेट नीलाम करना है तो उसके लिए आपने कोई बंदा बुलाया, उसको फ़ी पे की, तो ज़ाहिर बात है आप उसको फ़ी पे ही तब कर रहे हैं क्योंकि आप अपना एसेट जो है वो क्या कर रहे हैं, आप अपना एसेट नीलाम कर रहे हैं। तो अगर आप अपना एसेट सेल ना करें, नीलाम ना करें, तो फिर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज। सर ये जो इसने स्टैंडर्ड का वर्ड यूज़ किया ना, शायद आप में से कुछ लोग कॉस्ट पढ़ रहे हो या कॉस्ट अभी पढ़नी हो या जैसे भी है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय को वेजेस देनी देनी है, ठीक है। तो वेजेस अगर देनी है तो मेरे ख्याल में एसेट बेचे ना बेचे इसका, तो फिर ये एक्सपेंसेस तो इनकर होंगे ही होंगे। तो इट मीन्स कि इसका ताल्लुक स्पेसिफिकली एसेट को बेचने के साथ नहीं है, ये तो कॉस्ट इनकर होनी है। तो इसीलिए फिर हम मेरे ख्याल में इसको कॉस्ट टू सेल के तौर पे शामिल नहीं करेंगे। आखिरी भी पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर मशीन। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर मशीन क्या है जी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर मशीन, ये तो ज़ाहिर बात है कि जब आप एसेट बेचेंगे तो एसेट बेचने पे आपकी ये कॉस्ट जो है वो तो इनकर होनी है। तो मेरे ख्याल में ए, बी और डी तो कॉस्ट टू सेल हैं क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट एसेट के बेचने के साथ है, इसीलिए हम सी को जो है वो एक्सक्लूड करेंगे कि ये हमारी कॉस्ट टू सेल नहीं है। ओके मेरे भाई, आइए 29 पे। अंडर IS 36 व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, शर्मिंदा कर रहा है आपको। द लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ओ नहीं भाई, द हायर ऑफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। हाँ ये बात सही कर रहा है, वो कह रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इसमें से जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है, तो भाई बिल्कुल दुरुस्त फरमाता है। पॉइंट नंबर सी। द लोअर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, द हायर ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कॉस्ट नहीं भाई, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 28 पे आइए। 28 में भाई कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, इसमें से कौन सा जो है वो एक्सटर्नल इंडिकेशन है। फिजिकल डैमेज, एसेट अगर फिजिकल डैमेज हो गया नहीं, इंटरनल है। वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड, ये भी इंटरनल है। इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, सर ये एक्सटर्नल है। एसेट इज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, आपने फ्यूचर में सोचा हुआ है कि एसेट को रिस्ट्रक्चर कर देंगे, नया एसेट ले आएंगे, इसको बेच देंगे, तोड़ मोड़ के ऐसा बना देंगे, ये कोई प्लान है आपका, तो भाई ये भी इंटरनल है। तो सी इज द मार्केट एक्सटर्नल इंडिकेशन, इसको कंसिडर किया जाएगा। 27 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, इसमें से कौन सा इंटरनल, मजाक कर रहा है आपके साथ, एहतजाजन आपको सी छोड़ देना चाहिए ऐसे सवालों पे। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, तो भाई मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, नहीं सर ये तो बाहर का है। वर्स्ट इकोनॉमिक, हाँ ये इंटरनल है भाई। इंक्रीज इन मार्केट रेट, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, तो ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है, एक्सटर्नल है। मार्केट वैल्यू भी जारी बात है मार्केट से ताल्लुक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट इसका भी मार्केट से ताल्लुक है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस इसमें बेसिकली होता ही है कि जारी बात है कि जब एक कस्टमर जो है वो सॉरी आपका कंपेटिटर जो है एक नई टेक्नोलॉजी ले आया, तो फिर आपको भी ज़ाहिर बात है नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तो बाहर की वजह से आपका एसेट जो है वो फारिग हो गया। आगे चलिए सवाल नंबर 26 पे आइए। When the recoverable amount of an asset is less than its carrying value in the statement of financial position, अगर किसी भी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी बुक वैल्यू से कम हो जाए, द एसेट, अब बता रहे हैं आपको, वो कहता है रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, बुक वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे एसेट इम्पेयर हो गया। क्या बात है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब आपको सिखा रहा है। सवाल नंबर 25 पे आइए। इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज द डिस्काउंट रेट यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी, वो कहता है कि जब आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो डिस्काउंट रेट है कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए वो कौन सा होना चाहिए, प्री टैक्स रेट। हाँ ये तो बात समझ आती है। प्री टैक्स रेट दैट
reflects the market assessment on time value money and risk specific to the asset. Okay. Pre-tax, oh ये भी pre-tax है. Pre-tax rate that reflects the market assessment of time value money and risk specific to the entity competitors. Okay. Post-tax rate, ये post तो वैसे ही फारग है. That reflects the entity's assessment of time value of money and risk specific to the asset. Pre-tax rate that reflects the entity's assessment of time value money and risk specific to the asset. भैया ये ओके. सबसे पहले तो ये देखें कि ए बी सी और डी में फर्क क्या है. भाई ए के अंदर प्री टैक्स है, बी के अंदर भी प्री टैक्स है, सी में पोस्ट टैक्स है और डी में भी प्री टैक्स है. आपको ये बात पता है कि जब हम ये डिस्काउंट रेट यूज करते हैं किसी भी एसेट के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए, तो हम ये प्री टैक्स रेट लेते हैं. ये बात तो हमें पहले से पता है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई भी दूसरी राय नहीं है. सी तो निकल गया. अब आ जाते हैं ए बी और डी पे. अब इनमें क्या फर्क है. ए कहता है प्री टैक्स इज दैट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. वो कहता है कि मार्केट के हिसाब से पैसे की वैल्यू किस तरीके से, किस परसेंटेज से नीचे गिरेगी. सर ये जो डिस्काउंट रेट होता है यही होता है ना कि आपके पैसे की वैल्यू जो है वो इस परसेंटेज से, इस शरह से नीचे गिरेगी. ठीक है. ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है कि आपकी महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, वो इन शॉर्ट आपकी दौलत में कमी हो रही होती है, उसकी वैल्यू में कमी हो रही होती है. तो ये बात भाई वो बताना चाह रहा है कि आपने वो टैक्स रेट यूज करना है जो कि मार्केट के हिसाब से बेहतरीन है एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, और उसका रिस्क आपके एसेट के ऊपर क्या है. ठीक है. पहले बी पढ़ते हैं, इसमें क्या फर्क है. वो कहता है प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एंटिटीज कंपेटिटर्स. सर ये फर्क है ए और बी में कि दोनों में ही प्री टैक्स रेट है जो कि मार्केट असेसमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, लेकिन दोनों के अंदर जो रिस्क हैं, पहले में वो एसेट के रिस्क के मुताबिक बात कर रहा है, दूसरे में एंटिटीज कंपेटिटर के मुताबिक बात कर रहा है. ओके. अब डी देखते हैं, इसमें क्या है. वो कहता है प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज असेसमेंट. तो यहां पर तो कंपनी आ गई भाई. तो सर तीनों में बिल्कुल फर्क है. ए बी और डी में बिल्कुल फर्क है. ए में कहता है जी मार्केट असेसमेंट हो रेट की और एसेट के स्पेसिफिक हो. दूसरा कहता है कि जी मार्केट असेसमेंट हो और कंपेटिटर के मुताबिक हो. और डी कहता है कि जी हमारी अपनी असेसमेंट हो और एसेट के मुताबिक हो. तो सर मेरे ख्याल में ए ऑप्शन दुरुस्त है कि मार्केट असेसमेंट होनी चाहिए और रिस्क जो है ना वो एसेट के स्पेसिफिक होना चाहिए. ओके. ये कंपेटिटर का हमने क्या करना है या हमने अपनी असेसमेंट का क्या करना है. हमें तो मार्केट की असेसमेंट चाहिए और एज पर आर एसेट चाहिए, अकॉर्डिंग टू आर एसेट चाहिए, तभी बात मुकम्मल होगी. ओके. तो मेरे ख्याल में 25 का ए इज द राइट आंसर. ओके मेरे भाई. ओके मेरे भाई. यशी लगी हुई है, नाश्ते कर रहे हैं. क्यों अहमद भाई. यार अच्छी बात नहीं है ये. मुझे दोबारा सीए करना है, मुझे घर जाना है, मुझे वापस जाना है. ओके जी. सवाल नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू इन यूज. इसमें से कौन सा एलिमेंट कंसिडर नहीं होता वैल्यू इन यूज को कंप्यूट करते हुए. एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज फ्यूचर कैश फ्लोज है. इसमें से कौन सा कंसिडर नहीं होता. ये तो होता है. एक्सपेक्टेशंस अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोज फ्यूचर कैश फ्लोज. हाँ तो ठीक है ना. अगर कोई दूसरे साल में आएगा तो कंसिडर तो करेंगे ना हम उसको. तीसरे साल आएगा तो जाहिर बात है वो तीसरे में जाएगा, उस पर ये वाला फैक्टर लगेगा, तो कंसिडर तो करेंगे. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय द करंट मार्केट रिस्क फ्री फ्रेम इंटरेस्ट. हाँ जी, इसको भी कंसिडर करना होता है. द प्राइस फॉर बेरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरिटेड इन द एसेट एस्टिमेटेड फ्यूचर. सर ये डी है भाई, एस्टिमेटेड फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, इसको तो हम कंसिडर नहीं करते. द प्राइस फॉर बेरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट. ओके. वो कहता है कि भाईजान अगर आपके इनहेरेंट होता है कि फितरत को कह लें, फितरत को कह लें. ठीक है. तो एक एसेट के अंदर ना अनसर्टेनिटी होती है, एक फितरती बात होती है कि एसेट पता नहीं सर्टन होगा कि नहीं, सही परफॉर्मेंस देगा कि नहीं. फिर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय द कर. हाँ तो ये सब बातें हम कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि हम साल को भी देख रहे होते हैं, हम कैश फ्लोज की वेरिएशन को भी देख रहे होते हैं, डिस्काउंट रेट टाइम वैल्यू को भी देख रहे होते हैं. तो हम डी को कंसिडर नहीं करते, तो डी विल बी इग्नोर्ड. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इग्नोर होते हैं. जैसे आज तो मैं अकेला इग्नोर हुआ हूँ, आप तो माशाल्लाह ऐशी कर रहे हैं, बादशाह की जिंदगी गुजार रहे हैं आप तो आज. सवाल नंबर 23. वैल्यू इन यूज इज.
मजाक कर रहा है आपके साथ। The undiscounted present value of future cash flows expected to arise from continuing use of the asset and from the disposal, that is like, वो कहता है कि वैल्यू इन यूज जो होती है वो अनडिस्काउंटेड होती है। और नहीं मेरे भाई, किसने क्या अनडिस्काउंटेड होती है? डिस्काउंट कर करके हमारी उम्र 4 साल कम हो गई तो अनडिस्काउंटेड होती है, अनडिस्काउंटेड होती है। फिर कहता है जी अनडिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यू, अजीब आदमी है ये, फिर अनडिस्काउंटेड बोल रहा है। अनडिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यू यूज ऑफ दिस फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। इग्नोर करना आता है कि वो नहीं आता है? सी द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूज यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द, हाँ मुझे तो ये लग रहा है, फिर एंड पे आता है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और नहीं सर, हिस्टोरिकल पुराने कैश फ्लोज को कौन डिस्काउंट करता है? अगले साल में जो कैश फ्लोज आने उनको डिस्काउंट किया जाता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आ जाइए जी सवाल नंबर 22 पे, सवाल नंबर 22 पे। When should an impairment loss be recognized? वो कहता है कि impairment loss कब recognize होगा? Immediately, फौरन से, over a number of accounting period, different years में, at management discretion, management की discretion, management की मर्जी है मेरे भाई, आज कर लो, कल कर लो, 6 दिन बाद कर लो, 10 साल बाद कर लो, 50 साल बाद कर लो। When requested by the entities auditors, तो ये ऑडिटर भाईजान जब जाएंगे ना ऑडिट करने और वो रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी को कि भाई इंपेयरमेंट हो गई है, चलो कर लो अब, नहीं भाईजान, ए इज द राइट आंसर, इमीडिएटली, फौरन से, जल्दी से। ओके, तो फौरन से पहले आपने क्या करना है? आपने उस इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है मेरे भाई, अब बोलिए तो सही, चुप्पी लग जाती है आपको, खामोश खामोश बैठे हैं आप, सो रहे हैं यार। यार ये अहमद सो रहे होंगे मुझे लग रहा है सारे इस वक्त, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाग रहे होंगे ये? यशी लगी है यार इनकी, नंबर आ गया है। मैंने सोचा था 50 हाफ सेंचुरी आपके साथ करूंगा, अब आप लोग गायब हैं, तो सोचा तो कि पार्टी शार्टी करेंगे, अब आप लोग तो है नहीं। चले अहमद हम कल कुछ खा पी लेंगे क्लास में, ओके? अब ये तो है नहीं, तो क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36 इम्पेयरमेंट? इसमें से कौन सा IAS 36 इम्पेयरमेंट में कवर नहीं है? गुडविल, सर गुडविल का पॉइंट ना IAS 36 में मौजूद है, IAS 36 में मौजूद है गुडविल का पॉइंट, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, पता नहीं आपने कहीं पढ़ा होगा कि नहीं, इग्नोर मारे इसको, वरना ये है IAS 36 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, ओहो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पॉइंट आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू इंटेंजिबल एसेट, मेरे भाई सी आंसर है, ये मान लें, क्योंकि अभी आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू पे होती है ना, वो एक वजह है, तो वहां पे जाके देखेंगे कि इसमें क्या वजह है इसकी। तो अभी मैं फिलहाल इसकी रीजन तो नहीं बता सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमें सारे का सारा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो बस मान ले फिलहाल भाई की। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय 36 इम्पेयरमेंट, इसमें से कौन सा है? यार ये भी मैं कैसे बताऊं आपको, इसमें से कुछ बातें हमने पढ़ी नहीं होंगी, चले ठीक है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये सर IFRS 5 का स्टैंडर्ड है, वो लगता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, इस पे लगती है इम्पेयरमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू नहीं लगती। इन्वेंट्रीज पे इम्पेयरमेंट नहीं होती, इन्वेंट्रीज की NRV टेस्टिंग होती है, तो इसलिए इसका बी आंसर है, बस लिख लें, क्योंकि ना तो आपको ए का पता है, ना आपको बी का पता है, ना आपको सी का पता है, सिर्फ आपको डी का ही पता है इन्वेंट्रीज का, तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा आपसे बात कर नहीं सकता। ले जी आगे जो कुछ सवाल है ना भैया, ये आगे मैथमेटिकल किस्म के सवाल, तो इसके अंदर प्रॉब्लम आपको कोई भी नहीं होनी चाहिए, होगी कोई भी नहीं, तो आई डोंट थिंक दैट यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन इट। तो पढ़ लेते हैं फिर भी। मेटल लिमिटेड, धात लिमिटेड owns an item of plant which has a carrying amount of 248 million as at 1 April 2013. It is being depreciated at 12.5% per annum on a reducing balance basis. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a slow decline in the sales. ML has estimated that the plant will be retired from use on 31 March 2017. Useful life यहाँ से हम निकाल लेंगे। The estimated net cash flows from the use of the plant at their present values are, ले जी उसने आपको नेट कैश फ्लो दे दिया और उसने आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू खुद ही निकाल दी मेरे भाई, और डिस्काउंट रेट की जरूरत ही नहीं है, तो आप नेट कैश फ्लो यूज करेंगे ना कि प्रेजेंट वैल्यूज करेंगे? ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यूज करेंगे। ऑन 1 April 14 मेट्रिक हैड एन ऑफर फ्रॉम राइवल टू परचेज द प्लांट फॉर ₹200 million. एट व्हाट वैल्यू शुड द प्लांट अपीयर इन मेट्रिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 14? ले जी मेरे भाई, करना क्या है, आपके पास ऑफर आई है 1 अप्रैल 14 को या 31 मार्च 14, एक ही बात है, लेकिन उसने ऊपर आपको जो बुक वैल्यू दी है एसेट की वो 1 अप्रैल 13 की दी है, साल के शुरू की दी है। तो सबसे पहले आपको इस एसेट को एक साल डेप्रिशिएट करके कहाँ पे लाना पड़ेगा? 31 मार्च 14 के ऊपर, क्योंकि 1 अप्रैल 13 पे बुक वैल्यू दी गई है।
उसके बाद मेरे ख्याल में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये बिल्कुल दी गई है। आई हैड एन ऑफर फ्रॉम अ राइवल टू परचेज द प्लांट 200 मिलियन, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई। और प्रेजेंट वैल्यू जो उसने आपको दी है वो भी उसने आपको 31 मार्च 2014 की ही दी हुई है। तो इसका मतलब है कि तीनों चीज़ें आपके पास इकट्ठी हो गई 31 मार्च 2014 की, तो आप आराम से अपनी बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू न्यूज़ इन दोनों में से हायर उठाएं, बुक वैल्यू में से माइनस करके देख लें इम्पेयरमेंट आती है कि नहीं। सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 18, रेडियम लिमिटेड एक्वायर्ड अ नॉन करंट एसेट ऑन यकम अक्टूबर 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन विच हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड अ नील रेजिडुअल वैल्यू। द एसेट हैड बीन करेक्टली डेप्रिशिएटेड अप टू 30 सितंबर 24। एसेट हमने 30 सितंबर 24 तक सही डेप्रिशिएट किया। 30 सितंबर 24 को ही एट दैट डेट द एसेट वाज डैमेज एंड एन इम्पेयरमेंट रिव्यू वाज परफॉर्म। On 30 September 24, the fair value of the asset less cost to sell was ₹30 million and the expected future cash flows were 8.5 million per annum for the next 5 years. The current cost of capital is 10% and a 5-year annuity of ₹1 per annum at 10% would have present value of ₹3.79. What amount should be charged to profit loss? Okay, भाई इस सवाल में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस एक इशू है, वो आप लोगों ने क्यूएम में शायद पढ़ ही लिया हो, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। देखिए, उसने आपको यकम अक्टूबर 2019 को की एसेट की कॉस्ट दे दिया 100 मिलियन। आपको पहले इसको डेप्रीशिएट करके लाना पड़ेगा 30 सितंबर 24 पे, ताकि हमारी बुक वैल्यू 30 सितंबर 24 पे आ जाए। उसके बाद 30 सितंबर 24 पे ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दी गई है। और फिर उसने ना एक अजीब तरीके से बात की है, वो कहता है जी फ्यूचर कैश फ्लोज है 8.5 मिलियन और करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जी 10%। तो सर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम कोई नहीं है अगर आप इस मेथड पे भी जाना चाहें, 8.5 इंटू 1.1 माइनस 1 प्लस 8.5 इंटू 1.1 माइनस 2 प्लस 8.5 इंटू 1.1 माइनस 3 प्लस 8.5 इंटू 1.1 माइनस 4 प्लस 8.5 इंटू 1.1 माइनस 5। ये 5 साल आप कर लें, क्योंकि अगर डिस्पोजल कॉस्ट तो है कोई नहीं, तो हाँ ये कर लें। लेकिन सर हमने एक बात पढ़ी है, बल्कि आपने भी पढ़ी होगी ये क्यूएम के अंदर, कि एनवीटी क्या होती है। एनवीटी होती है कि अगर आपकी अमाउंट सेम है और पीरियोडिक इंटरवल भी सेम है, यानी हर साल बाद है, 15 दिन बाद है, महीने बाद है, एक इंटरवल सेम है, फिक्स इंटरवल पे जा रही है बात, तो फिर वो एनवीटी कहलाती है। तो सर अगर 8.5 मिलियन आपको मिल रहा है और पर एनम मिल रहा है, अमाउंट भी सेम है, पीरियड भी सेम है, तो यहाँ पे एनवीटी वाली बात लग सकती है। तो आप बजाय इसके कि इतना ख्वार हो, आप एनवीटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो था कुछ इस तरीके से, यूं था। ये एनवीटी फैक्टर होता है मेरे भाई, ये एनवीटी फैक्टर होता है। आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, भाई मैं तो आर लिखता था, पता नहीं क्या चलता है, बहरहाल जो भी अमाउंट है, चलें छोड़ दें इसको, पता नहीं क्या है, अमाउंट लिख दें, या हाँ जो अमाउंट 8.5 की है ना वो लिख दें। तो सर उसने आपको बता दिया कि द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अ 5-year एनविटी ऑफ ₹1 पर एनम एट 10% वुड हैव प्रेजेंट वैल्यू 3.7। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ₹1 5 साल मिलता रहे, एक 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 और 10% आपका रेट हो, तो सर आंसर आएगा 3.79 प्रेजेंट वैल्यू। यानी अगर मैं कहूँ ना कि अगले 5 साल हर साल मुझे ₹1 मिलेगा, 10% डिस्काउंट रेट है, तो एनवीटी फैक्टर, ये जो एनवीटी फैक्टर है इसका आंसर वो कहता है कि 3.79 आ जाएगा, और आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर वुड बी 3.79। ये मतलब होता है जी इसका। तो सर अगर तो आपको ₹1 नहीं मिलना, बल्कि आपको मिलना है कितना जी 8.5, तो आप इस 3.79 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से वैल्यू न्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। 17 पे आ जाए। A vehicle was involved in an accident exactly halfway through the year. The vehicle cost ₹10 million and had a remaining useful life of 10 साल at the start of the year. Following the accident, the expected present value of cash flow associated with the vehicle was and the fair value. What is the record? हाँ जी सर, हुआ क्या, पहले तो ये बताएं कि जो हमारा ये एक्सीडेंट है, क्या ये इंडिकेटर है? जी बिल्कुल इंडिकेटर है, बिल्कुल कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें यहाँ पे बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। व्हीकल का हाफ वे के दौरान एक्सीडेंट हुआ, कॉस्ट 10 मिलियन है, रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। तो सर जब आप हाफ वे पे आएंगे तो लाइफ 9.5 साल रह जाएगी। तो उस दिन आपने इसकी बुक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं इम्पेयरमेंट तो फॉरन कैलकुलेट होती है। तो आपने 9.5 पे करके इसकी जो भी है वो बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सीडेंट के बाद जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट है वो आपने कंसिडर कर लेने, 3.4 मिलियन उसने दिए हुए, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी हुई है। तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। बस इसमें उसने हाफ वे का कन्फ्यूजन दी हुई है, तो बस 6 माह की डेप्रेशन करके बुक वैल्यू 6 माह पे लें और बाकी सारा डेटा 6 माह पे उसने दिया।
द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 16 की बात होने लगी है, रिलेट्स टू 4 एसेट्स हेल्ड बाय अ कंपनी, व्हाट इज द टोटल इम्पेयरमेंट। यार मतलब क्या शर्मिंदा कर रहा है, ABCD सबकी कैरिंग अमाउंट है, सबकी वैल्यू इन यूज है, सबकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। अभी यार मतलब हद हो गई है यार, ये सवाल तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू 3 एसेट्स हेल्ड बाय अ कंपनी, एसेट ABC। तो इसमें भी सर आपको वही डाटा दिया गया है, तो सर ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कबाहत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14, okay sir, 14, the following information relates to an item of plant, its carrying amount in the statement of financial position is 3 million. The company has received an offer of rupees 2.7 million from a company in Karachi interested in buying the plant. The present value of the estimated cash flows from continued use of the plant is 2.6 million. The estimated cost of transport the plant to Karachi। सर सारा डाटा दिया हुआ है, उसने आपको बुक वैल्यू पहले बुलेट में दे दी है, फिर उसने आपको फेयर वैल्यू दे दी है 2.7 मिलियन दूसरे बुलेट में, चौथे बुलेट में उसने कॉस्ट टू सेल दे दिया, माइनस कर देंगे, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज उसने आपको दे दिया 2.6 जो कि वैल्यू न्यूज़ है। तो तीनों बातें आपके पास मौजूद हैं, आराम से बैठ के आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस निकाल सकते हैं। 13 पे आइए, IS 36 impairment of assets suggest how indications of impairment might be recognized. Which two of the following would be external indicators that one or more of the entities assets may be impaired। वो कहता है कि बता दें इसमें से कौन से दो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि एसेट इम्पेयर हो गया है। An unusually significant fall in the market value of one or more assets, एक्सटर्नल इंडिकेटर है। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ वन और मोर एसेट, आपका एक एसेट पुराना हो गया तो सर इसका मार्केट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स, आपके एसेट की परफॉर्मेंस में से कम हो गई, और इंक्रीज इन द मार्केट रेट यूज टू कैलकुलेट वैल्यू न्यूज। तो इंटरेस्ट रेट तो सर मार्केट ने कैलकुलेट करना होता है, तो वैल्यू कम होगी मेरे भाई। आगे चलिए सवाल नंबर 12 पे, अ मशीन हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8.5 लाख एट द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2019। इट्स मार्केट वैल्यू इज़ रुपीज़ 7,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड रुपीज़ 25,000। तो भाई एक मशीन है, उसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 8.5 लाख रुपए की, मार्केट वैल्यू भी आ गई और कॉस्ट टू सेल भी आ गई। अ न्यू मशीन वुड कॉस्ट रुपीज़ 15 लाख, नई मशीन को 15 लाख होगी, ठीक है, हमने इसका कुछ नहीं करना। द कंपनी विच ओन्स द मशीन एक्सपेक्ट्स इट टू प्रोड्यूस नेक्स्ट कैश फ्लोज आर रुपीज़ 3 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, कैश फ्लोज दे रहा है फ्यूचर के, एंड द कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%। अच्छा, ये वर्ड जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करता है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पैसा अवेल करने की कॉस्ट। तो अगर आप कोई कर्जा बैंक से वसूल करते हैं और बैंक ने उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया हुआ है, तो आप ज़ाहिर बात है यही कहेंगे ना कि जी ये कर्जा लेने की जो मेरी कॉस्ट है वो 10% है। तो कर्जा लेने की लाजमी कॉस्ट होती है, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और जब आप किसी से इक्विटी वाला पैसा लेते हैं ना, यानी वो कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर ले लेता है आपके, उसकी भी कॉस्ट होती है, और वो ऑब्वियसली वो जो आपने डिविडेंड पे करना होता है ना, वो कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये BFD का टॉपिक है, इंशाल्लाह वहाँ बहुत डिटेल से जाके आप पढ़ेंगे जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे पास बुक वैल्यू है, हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है, और हमारे पास वैल्यू न्यूज़ निकालने का तरीका भी है। तो मेरे ख्याल में इस सवाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आसान सवाल है। व्हाट इज़ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट, सवाल नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है। वो कहता है इट्स करंट मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, झूठ बोलता है। द लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड वैल्यू इन यूज, फिर झूठ बोलता है। द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड, आप सच बोलता है। तो पॉइंट सी में रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, इट्स एक्चुअली हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। और डी हायर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ मार्केट, इग्नोर करें, इसे इग्नोर करें, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 10, इन अकॉर्डेंस विद द IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सच्ची, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट। वो कहता है अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक्सीड कर जाए कैरिंग अमाउंट से, तो फिर हमें
कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट रिवर्सेस अ गेन दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी इन विच केस इट इज ऑफ. है ही क्या कह रहा है वो, कहता है इम्पेयरमेंट इज चार्ज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस unless it reverses a gain that has been recognized in equity in which case it is offset against the revaluation surplus. ले जी भाई साहब कहते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ले जी पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि इम्पेयरमेंट रिव्यू हर साल होना चाहिए. नो, इम्पेयरमेंट रिव्यू हर साल नहीं होना चाहिए. इम्पेयरमेंट रिव्यू सिर्फ उस वक्त होना चाहिए व्हेन एवर देयर इज एन इंडिकेशन. जो हमने इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेशन पढ़ी थी, जब भी इंडिकेशन होगी इम्पेयरमेंट तब होगा. सर ये रिवैल्यूएशन मॉडल थोड़ी है जो हर साल करना है. तो पहली तो गलत होगी, झूठ बोलता है. नंबर 2, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट. वो कहता है कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा हो गई तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज. वो कहता है कि अगर आपकी बुक वैल्यू 10 रुपए है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 15 रुपए आ गई तो सर वैल्यू इन यूज जितनी मर्जी है, इससे कम अगर आ गई 14, 13, 12 तो सर हायर ऑफ होती है ना. तो इसका मतलब है 15 पे तो आपकी इंपेयरमेंट हुई नहीं, और अगर वैल्यू न्यूज इससे ज्यादा आ जाए तो सर इंपेयरमेंट फिर भी नहीं हुई. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा आ गई है तो फिर दूसरी वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एसेट इंपेयर ही नहीं हुआ. ओके तो ठीक है, ये तो सही कह रहा है 2 में. 3 में आ जाए. इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. वो कह रहे हैं कि जब इम्पेयरमेंट लॉस होता है ना तो हम इसको P&L में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करते हैं. सच्चा है मेरे भाई, बिल्कुल सच्चा है. Unless it reverses a gain that has been recognized in equity, in which case it is offset against the revaluation surplus. वो कहता है कि प्रॉफिट लॉस में चार्ज करो. हाँ, अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो फिर उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दो. तो सर ऐसे ही करते थे हम. तो मुझे तो लग रहा है 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है और इस हिसाब से डी ऑप्शन मुझे सच्ची लग रही है. क्वेश्चन नंबर 9, IAS 36 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स. IAS से ये वही सवाल है मेरे भाई, अब आपको समझ नहीं आएगा. ये इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट कुछ चीज़ें हैं, छोड़ दें आगे चलें. वैल्यू इन यूजेज. वैल्यू इन यूज क्या होती है? मार्केट वैल्यू. नहीं सर ये मार्केट वैल्यू तो कतई नहीं होती. द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम इट डिस्पोजल. फ्यूचर कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करते हैं एसेट को इस्तेमाल करने पे और डिस्पोजल. ओके. द हायर ऑफ एन एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड मार्केट वैल्यू. नो. द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल. बी ऑप्शन है वैल्यू इन यूज. डिस्काउंटेड होते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज. Number 7, an asset is impaired if its carrying amount equals the amount to be recovered through use of the asset. अगर carrying amount बराबर हो जाए एसेट को इस्तेमाल करने से या सेल करने से. नहीं सर बराबर पे नहीं होती. Its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use of the asset. carrying amount ज़्यादा हो जाए और जो पैसे उसको बेच के आने हैं या इस्तेमाल करके आने हैं उससे ये बुक वैल्यू ज़्यादा हो जाए. तो सर यही तो इम्पेयरमेंट होती है. इम्पेयरमेंट यही तो होती है कि अगर आप एसेट को बेच दो तो कितने पैसे आएंगे और एसेट को इस्तेमाल करो तो कितने पैसे आएंगे. अगर आपकी बुक वैल्यू इनसे ज़्यादा है तो इसका मतलब है ना तो बेच के इतने पैसे मिल रहे हैं ना इस्तेमाल करके कितने पैसे मिल रहे हैं, तो आपने ऐसी बुक वैल्यू बढ़ाई हुई है. कम करें इसे. तो ये कुछ बात समझ आती है. द अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू यूज ऑफ द एसेट एक्सीड्स. नहीं सर जो अमाउंट रिकवर होनी है इसकी रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहा है वो ज़्यादा हो गई. नहीं सर ज़्यादा पे तो नहीं होता. और इफ़ इट हैज़ बिन डैमेज्ड. हाँ ठीक है ये भी हो सकता है लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस बी. ये डी वैसे इंडिकेशन है. अगर एसेट डैमेज हो गया ना तो हम ये नहीं कहेंगे एसेट इंपेयर हो गया है, हम ये कहेंगे कि ये इंडिकेशन है, चेक कर लो. चेक करके हो सकता है इंपेयर हो जाए. तो सिर्फ डैमेज हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है. ओके तो इसलिए बी इज द राइट आंसर. कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स क्या होती हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट इनकम टैक्स एक्सपेंस. वो कहता है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली कोई भी खर्चा ऐसा जो कि एसेट को बेचने के लिए डायरेक्टली इनकर हो फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स निकाल के.
इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ द एसेट, और इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल कर लो, लेकिन इनकम टैक्स निकाल दो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ द एसेट प्लस फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस। वो कहता है कि भाईजान फाइनेंस कॉस्ट भी ऐड कर दो और इनकम टैक्स भी ऐड कर दो, और लास्ट पे वो कहता है जी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एसेट प्लस टैक्स एक्सपेंस, बस टैक्स शामिल कर दो, फाइनेंस निकाल दो। सर जी फाइनेंस और टैक्स तो हम किसी सूरत में किसी तौर पे शामिल ही नहीं करते, तो इसका मतलब है 6 का ए जो है वो राइट आंसर है। बाकी ये फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया हुआ था कि कभी भी आपके कैश फ्लोज में शामिल नहीं होते। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, इसमें से कौन सा इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है? एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन एसेट इज एम्प्लॉयड, advances in the technological environment in which an asset is employed have an adverse impact on its future use। वो कहते हैं कि भाईजान जो भी आपका टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट है जिसमें आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें एडवर्स इम्पैक्ट है ऑन इट्स फ्यूचर यूज़। तो ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है तो इम्पैक्ट तो होता है टेक्नोलॉजी का। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विच इंक्रीज द डिस्काउंट रेट ऑन एंटिटी बेस यूजेस, तो ठीक है भाई, डिस्काउंट रेट अगर आपका चेंज होगा तो बिल्कुल इम्पेयरमेंट होगी। द कैनिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन द एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। वो कहता है कि एसेट के जो नेट एसेट्स की कैनिंग अमाउंट है वो ज़्यादा हो चुकी है आपकी हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ अभी, बल्कि पहले समझ लेते हैं। वो कहता है द कैनिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट, नेट एसेट क्या होते हैं सबसे पहले तो ये बताएं। भाई साहब फरमाते हैं कि अगर आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं 100 रुपए के, लाइबिलिटीज हैं 80 रुपए की, तो सर बकाया इक्विटी होगी ना 20 रुपए की। ओके, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करें तो जो आपके पास आंसर आता है ना, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। और कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स का क्या मतलब है? सर वो इक्विटी जो आपकी बुक्स में आ रही है। तो वो कहता है कि ये जो कैरिंग अमाउंट है ना इक्विटी की, इसके बारे में क्या है जी, इज हायर देन द एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मल्टीप्लाइड बाय इट्स शेयर प्राइस। हाँ जी, अब ये तो आपकी इक्विटी की बुक वैल्यू हो गई, कैरिंग अमाउंट बुक अमाउंट एक ही बात, बुक वैल्यू एक ही बात होती है। वो कहता है कि आपके मार्केट में जाहिर बात है शेयर्स भी होंगे, लेट्स अज्यूम शेयर्स हैं आपके 100, और मार्केट में शेयर की प्राइस भी होगी। भाई वो शेयर प्राइस क्या है? वो देखने से पता लगता है कि वो शेयर प्राइस आपकी है जी 0.15 पर शेयर, और जब आपने अपने टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू पता की तो पता लगा ये तो 15 रुपए है। तो अब क्या हुआ कि आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू एक्सीड कर गई कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी, या दूसरे अल्फाज में आपकी जो इक्विटी की कैरिंग अमाउंट है, इक्विटी की कैरिंग अमाउंट वो ग्रेटर देन है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के। ओके, इक्विटी की जो कैरिंग अमाउंट है वो मार्केट वैल्यू शेयर से ज्यादा है। तो यही बात वो समझाना चाह रहा है कि भाई तो जाहिर बात है भाई, अगर आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू कम है और उसकी इक्विटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो सर ये तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है बच्चा अच्छा खासा, कि मार्केट में शेयर की वैल्यू कम, आपकी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी ज्यादा, तो ये तो गलत बात होगी ना, ये भी इंडिकेटर है। The estimated NRV of inventory has been reduced due to fire damage, although this value is greater than its carrying amount। तो सर ये तो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है सर, इन्वेंटरी तो इम्पेयरमेंट होती नहीं है, वो तो कुछ और ही होता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके अहमद भाई, अहमद भाई सर कोई नाश्ते का इंतज़ाम है? पता नहीं अहमद भाई कह रहे हैं सर ऐसी बातें ना किया करें, फजूल बातें ना किया करें, चुप करके पढ़ाएं, जिस काम के लिए आए हैं आप फजूल बातें करी जाते हैं, ऐसी है? नहीं वो कह रहे सर किया करें फजूल बातें। A fire at the factory on Yakam October 16 damaged the machine, leaving it with a lower operating capacity. The accountant considers that entity will need to recognize an impairment loss in relation to its damage. The accountant has ascertained the following information on Yakam October 16. Carrying amount दे दी, न्यू मशीन की कॉस्ट दे दी, इग्नोर, द मशीन कुड बी सोल्ड इन दिस करंट कंडीशन फॉर अ ग्रॉस अमाउंट ऑफ इतने, डिसमेंटलिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन द करंट कंडीशन द मशीन कुड ऑपरेट फॉर 3 more years द फ्यूचर। तो सर करना क्या है, सब कुछ तो है, बुक वैल्यू भी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है, और वैल्यू इन यूज भी है। तो मेरे भाई इन सब को इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, आप इम्पेयरमेंट निकाल लेंगे। फिर सवाल नंबर 3,
IS 36 impairment of assets contains a number of examples of internal and external events which may indicate impairment of an asset in accordance with IS 36. Which of the following would definitely not be an indicator of the potential impairment of an asset? इसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? An unexpected fall in the market value of one over, ये तो इंडिकेटर है. Adverse changes in the economic performance of one, ये भी इंडिकेटर है. A significant change in the technological environment in which an asset is employed, making its software effectively obsolete. The carrying amount of an entity's net assets being below the entity's market capitalization. वो कहता है कि अब कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी हो गई? मार्केट से कम हो गई. तो सर ज्यादा होना इंडिकेटर है, कम होना तो इंडिकेटर नहीं है. ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है. क्यों अहमद भाई? ऐसा ही है. अहमद भाई पेपर ही दे दे, मैं तो कहता हूँ आपको. FR1 इतनी पढ़ ली माशाल्लाह आपने. सवाल नंबर 2, Which two of the following could be an indication that, यार ये बिस्ती कर रहा है हमारी. वो कहता है कि इसमें से कौन से दो इंडिकेशन हो सकती है कि आपका एसेट इंपेयर हो गया है? डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट बिल्कुल है. इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज फॉर द एसेट, डैमेज कॉस्ट टू द एसेट, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस. सर जी डिक्रीज है और सी है. ये दो इंडिकेटर है. जो बी है ना, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज फॉर द एसेट, ये तो नहीं है सर. एसेट की मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई है तो जाहिर बात है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ गई है. ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर थोड़ी है. और इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन नहीं हो सकता तो इसका मतलब है द एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड. नहीं सर, गलत है. द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज. हाँ ये बात हो सकती है कि रिकवरेबल अमाउंट फिर वैल्यू इन यूज के बराबर होगी. NRV इज यूज, कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट रिमेन द सेम. नहीं, ये इग्नोर करने हैं. तो इसका मतलब है कि बी इज द राइट ऑप्शन. लें जी कि आपके IS 36 के MCQ भी कंप्लीट हुए और क्लास आई थिंक कोई 50-55 मिनट की हुई है अभी. तो ठीक है यार, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब तक आपके चेहरे मेरे सामने नहीं होते ना, मुझे कोई इतनी ज़्यादा तसल्ली नहीं होती. तो ठीक है, अभी तक चीज़ें कंट्रोल में हैं. ये काम भी हमने करना ही था कभी ना कभी किसी क्लास में, तो चले हमने कर लिया. कल इंशाल्लाह फिर जो आपको होमवर्क दिया हुआ था ना IS 23 के सवालों का, वो कर लेंगे और देखेंगे अगर वक्त बचा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर लेंगे. तो ठीक है सर, आपसे अब कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.